हेलो दोस्तों, ये इस कहानी का भाग 45 है। अगर आप इस कहानी के पहले के 44 भाग को नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अमृता ऋषभ के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ लेती है और बोलती है, रुद्र मेरी प्यारी बहन का पति था, जिसकी डेथ हो चुकी है। और वह बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, बस उसकी आंखें अलग थी। ऋषभ बोलता है, ओ आई सी। विधि उन दोनों को देखते हुए बोलती है, बस हो गया तुम दोनों का ड्रामा। और अगर ड्रामा खत्म हो गया हो तो सच्चाई बताओ। अमृता विधि की बातें सुनकर बोलती है, लगता है तुम पागल हो चुकी हो, इसलिए मानना ही नहीं चाहती कि ये रुद्र नहीं है। फिर वे तन्मय की तरफ मुड़कर बोलती है, मेरे न्यू जीजा जी, अब मुझे ना आपके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। मतलब देखो ना, आपकी वाइफ आपके सामने किसी और मर्द पर डोरे डाल रही है। फिर वे ऋषभ से बोलती है, आपको पता है बेबी, मेरी बहन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, इसलिए प्लीज बेबी आप इससे दूरी बनाकर रखना, नहीं तो वे आपको भी अपने बस में कर लेगी। और वैसे भी मैं अब इसके ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये रुद्र से प्यार का दिखावा करती थी। अब आप ही सोचो, अगर इसे सच में रुद्र से प्यार होता तो उसके मरने के 2 दिन बाद ही किसी और से शादी थोड़ी कर लेती। मुझे तो समझ ही नहीं आता, इसे कितने मर्द चाहिए। पहले रुद्र, फिर मेरे प्यारे जीजा तन्मय सिंघानिया, और अब आपके पीछे पड़ी है। तन्मय अमृता की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोलता है, अगर तुम यहाँ पर मेहमान बनकर नहीं आई होती ना, तो अभी के अभी यहाँ से तुम्हें धक्के मारकर निकलवा देता। तभी उन सबके कानों में सीवी की रोने की आवाज पड़ती है। उसकी आवाज सुनकर सब उसी दिशा में देखने लगते हैं, तो सीवी उनको जमीन पर गिरी हुई दिखाई देती है और उसके हाथ और पैर के घुटनों से खून बह रहा होता है। तन्मय और विधि तुरंत उसके पास जाते हैं और उसको उठाते हुए तन्मय बोलता है, एंजल, आप गिर कैसे गईं और आपको चोट कैसे लग गई? सिवी रोते हुए अपनी उंगली ऋषभ की तरफ पॉइंट कर देती है और बोलती है, डैडा ने मुझे गिरा दिया और मुझे चोट लग गई। डैडा अब गंदे हो गए हैं, वे अच्छे वाले डैडा नहीं रहे। तन्मय सिवी की बातें सुनते ही गुस्से में आ जाता है और वे ऋषभ का कॉलर पकड़कर बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे ही घर में आकर मेरे ही एंजल को धक्का दिया। ऋषभ भी उतने ही गुस्से के साथ तन्मय से बोलता है, आपको अपनी बीबी और बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए, क्यों बार बार मेरे पास आ जाते हैं? पहले आपकी वे सो कॉल्ड वाइफ आकर मेरे गले लगती हैं और फिर आपकी बच्ची। फिर वे कुछ सोचकर बोलता है, वैसे मैं आपकी प्यारी एंजल को धक्का नहीं देना चाहता था, लेकिन क्या करें, उसके हाथों में मिट्टी लगी थी और मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मुझे अपने पास से उसे हटाना पड़ा और उसी चक्कर में वो गिर गई। फिर अमृता की तरफ मुड़कर बोलता है, स्वीट हार्ट, तुम किस पागल खाने में मुझे लेकर आ गई हो? इस घर में सब के सब पागल भरे पड़े हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर अब एक सेकंड भी नहीं रुकना है। अभी के अभी चलो यहाँ से। अमृता बोलती है, नहीं बेबी, ये सब पागल नहीं है, बस तुम्हें देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गए हैं, क्योंकि तुम रुद्र की तरह दिखते हो ना, इसलिए। तभी सरिता जी बोलती हैं, हाँ, तुम उसकी तरह दिखते जरूर हो, लेकिन तुम मेरे रुद्र हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि उससे मैंने कभी भी ये नहीं सिखाया था कि छोटे बच्चों को धक्का दे दे। मेरा रुद्र भले ही बुरा था, लेकिन वे अपने बच्चों और अपनी माँ को बहुत ही प्यार करता था। वे कभी भी खुद से हम लोगों को ऐसे दूर नहीं करता। वैसे अब बहुत तमाशा हो गया, आप दोनों मेहमान बनकर आए हैं मेरे घर पर, तो इसलिए आप अंदर चलिए। सब घर के अंदर आ ही रहे होते हैं कि तभी मिसिका बोलती है, अमृता, तुम्हें पता था कि भाई की डेथ हो गई है, तो फिर इस नमूने को यहाँ पर लेकर क्यों आई हो? आखिर तुम साबित क्या करना चाहती क्यों? हो? हम लोगों की खुशियाँ तुमसे देखी नहीं गई, जो भाई के डुप्लीकेट को यहाँ पर लेकर आ गई, ताकि फिर से सब दुखी हो सके। यही चाहती थी ना तुम? जो तुम चाहती थी
वे पूरा हो गया ना, तो प्लीज यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे हल्दी में शामिल हो। मैं तुम्हारे इस पोषण की वजह से अपने घर वालों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती हूँ। अमृता बोलती है, यार तुम तो बड़ी ही अजीब दुल्हन हो। अपने ही शादी में आए हुए लोगों को कोई ऐसे भगाता है क्या? और वैसे मैं तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा। अपनी प्यारी बहना को अकेले नहीं छोड़ सकती थी ना, इतने सारे काम के लिए। मेरी प्यारी बहना मेरी मामा जी की फेवरेट और लाडली बेटी है, और हम लोग इसे इतना प्यार करते हैं ना कि इसे अकेले इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मैं यहाँ पर आ गई उसके हेल्प करवाने के लिए, और तुम हो कि उल्टा ही बोल रही हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बातों को दिल से नहीं लूंगी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, और मेरी खुशी का कारण जानोगी ना तो तुम भी खुश हो जाओगी। अरे कोई पूछो कि मेरी खुशी का कारण क्या है। अमृता की बातें सुनकर भी कोई कुछ नहीं जवाब देता है। अमृता बोलती है, अरे यार, ऐसे कोई करता है क्या? एक बार पूछ तो लेती कि मेरी खुशी का कारण क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोग नहीं पूछना चाहते हैं तो मैं खुद ही बता देती हूँ। मैं ना 3 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, और मैं और ऋषभ 1 मंथ में शादी भी करने वाले हैं। मैं तो तुम्हारे हल्दी में तुम्हें इनविटेशन देने आई थी, अपने इंगेजमेंट का। अमृता की बातें सुनकर विधि के मानो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, और उसकी आंखों से अपने आप ही आंसू गिरने लगते हैं। अमृता विधि की तरफ देखते हुए बोलती है, ठीक है, मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दुल्हन का मूड ऑफ हो। शादी में मिलते हैं। ये बोलकर वे वहां से चली जाती है। तन्मय जब विधि की आंखों में आंसू देखता है तो उसकी गुस्से से मुठियां कस जाती है। उसके बाद सब घर में जाते हैं और अपने आप काम में लग जाते हैं। विधि रुद्र के रूम में जाकर रुद्र की फोटो के सामने खड़ी हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, वाह रुद्र सिंह राठौर, मान गए तुमको। बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हो। क्या गेम खेला है तुमने। सबकी नज़रों में महान भी बन गए, और तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिल गया। फिर रोते हुए बोलती है, अगर तुम्हें अमृता और उसके पेट में पल रहा हुआ बच्चा चाहिए था तो तुम जा सकते थे। ऐसे भी इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए पागलों की तरह रोती रही कि मैंने तुम्हें खो दिया, लेकिन एक बार फिर से तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तो उस दिन ऑफिस की बातें सुनकर ये मान बैठी थी कि शायद तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं गलत थी। मेरे से पहले भी तुम्हारी लाइफ में अमृता थी, और अभी भी वही है। हमेशा से ही तुमने सिर्फ उसे ही प्यार किया है, और मेरे साथ हमेशा धोखा किया है। क्यों खेलते हो बार बार मेरी फीलिंग्स के साथ। फिर वे अपने आंसू पोंछते हुए खड़ी हो जाती है और बोलती है, मेरे प्यार भी तुम हो और नफरत भी तुम ही हो। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत होगी। मैं दिखाऊंगी तुम्हें नफरत कैसे करते हैं। विधि मित्तल का वादा है तुमसे। सॉरी मिस्टर रुद्र सिंह राठौर, विधि मित्तल का नहीं, तन्मय विधि सिंघानिया का वादा है तुमसे। ये खेल तुमने शुरू किया है, अब खत्म मैं करूंगी। उसके बाद विधि फटाफट रेडी होकर नीचे आती है। जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, सबकी नजरें उस पर ही आकर थम जाती है। विधि ने वे साड़ी पहन रखी थी जो सरिता जी ने विधि को सुबह पहनने के लिए दी थी। इस समय विधि एक पीली साड़ी पहन रखी थी जिसमें अच्छे से एम्ब्रॉयडरी किया गया था, और विधि अपने बालों को जूड़ा बना रखी थी, और उसमें गुलाब के फूल लगा रखे थे। कानों में झुमके, तन्मय के हाथों से पहनाया गया मंगलसूत्र, बालों को बीच में से निकलता सिंदूर, पैरों में पायल, हाथों में गोल्डन कड़ा, और उसमें भरी पीले कलर की चूड़ियाँ, मेकअप के नाम पर बिंदी, आंखों में काजल और होठों पर लाल लिपस्टिक। बस इतने में ही वे कहर ढा रही थी। विधि का ऐसा रूप पहली बार सबने देखा था। विधि सीधे सबके पास आती है और बोलती है, चलिए फिर अब हम सब रस्म शुरू करते हैं। मिसिका बोलती है, भाभी ये गलत बात है। शादी मेरी होने वाली है और ब्यूटीफुल आप लग रहे हो।
आपको मुझसे थोड़ा कम सुंदर दिखना चाहिए था ना, लेकिन आप तो मुझसे भी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हो। मिशिका की बातें सुनकर विधि को समझ ही नहीं आता है कि वे क्या बोले, तो वे सबके मुंह को देखने लगती है। उसका इतना क्विक रिएक्शन देखकर सब हंसने लगते हैं। मिशिका बोलती है, क्या भाभी, आप भी ना एक नंबर की बुद्धू हो। मैं तो बस मजाक कर रही थी। बस मेरी भाभी हो तो जाहिर सी बात है, आपको सुंदर तो दिखना ही पड़ेगा। वैसे आपके और मेरे प्यारे देवर जी के कपड़े सेम टू सेम लग रहे हैं। हम दोनों ने पहले से ही प्लानिंग की थी एक जैसे कपड़े पहनने के लिए मेरे हल्दी में। मिशिका की बातें सुनने के बाद विधि तन्मय को देखने लगती है। तन्मय ने भी येलो कलर का कुर्ता पैजामा पहन रखा था। वे इस कुर्ते पैजामे में और भी ज्यादा स्मार्ट लग रहा होता है। विधि एक नज़र तन्मय को देखती है, फिर उस पर से अपनी नजरें हटा लेती है। थोड़ी देर ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए हल्दी की रस्म भी पूरी हो जाती है और तन्मय वहां से जैसे ही जाने को होता है, तभी सरिता जी उसे रोककर बोलती हैं, तन्मय, तुम थोड़ी देर यहीं पर रुको। मुझे विधि से कुछ काम है, मैं करके वापस आती हूँ। और विधि, तुम मेरे साथ ऊपर चलो। विधि उनकी बातें मानकर उनके पीछे पीछे ऊपर चली जाती है। सरिता जी विधि को लेकर एक रूम में जाती हैं और वहां पर धनंजय जी, दादाजी, दादी पहले से ही मौजूद होते हैं। फिर वे विधि को वहां पर बैठने के लिए बोलती हैं। विधि जब बैठ जाती है तब दादी माँ बोलती हैं, देखो बेटा, विधि, मुझे नहीं पता तुम्हारे और रुद्र में क्या हुआ था और क्या नहीं, लेकिन सच्चाई ये है कि रुद्र मर चुका है और अब तुम तन्मय की बीवी हो। हाँ, हम लोग मानते हैं कि ये थोड़ा अजीब सिचुएशन में हुआ है, लेकिन तुम दोनों को एक मौका देना चाहिए अपने शादी को। अपने लिए ना सही, लेकिन उन दोनों बच्चों के लिए। फिर वे अपनी जगह से खड़ी होती हैं और विधि के कंधे पर हाथ रखकर बोलती हैं, गलती रुद्र की थी और उसकी सजा तुम्हें मिली है, मुझे पता है। लेकिन तुम दोनों के बीच में 3 और जिंदगी है जो पीस रही है। इन तीनों जिंदगियों की कोई गलती नहीं है, तो प्लीज उन लोगों को उसकी सजा देना बंद करो और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तन्मय तुमसे बहुत प्यार करता है। मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। रुद्र ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन उसकी गलती की सजा तुम किसी और को क्यों दे रही हो? देखो, लाइफ में प्यार एक बार ही होता है और हम उसे अपनी बेवकूफ़ियों और गलतियों की वजह से खो देते हैं। तुम्हारे लाइफ में भी एक बार प्यार वापस फिर से आया है, इस पर उसे मत खोना। तुम खुद के लिए नहीं, लेकिन अपने बच्चों के लिए तन्मय को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में अगर तुम्हें धोखे मिले हैं या दुख मिला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरों को भी वही दोगी। प्लीज, तुम दोनों अपनी वजह से तन्मय की जिंदगी बर्बाद मत करो। उसकी कोई गलती नहीं है। उसकी गलती ये है कि वह तुमसे प्यार करता है और तुम्हारा हमेशा इंतजार करने को भी तैयार है। लेकिन तुम ही सोचो, कब तक तुम्हारा इंतजार करेगा वे? आखिर एक ना एक दिन तो उसका भी सब्र टूट ही जाएगा ना। ये दुनिया बहुत ही बुरी है विधि। यहाँ के लोग खाना खाए बिना तो रह सकते हैं, लेकिन दूसरों की बुराई किए बिना नहीं रह सकते हैं। आज तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन कल को तुम्हारे बच्चों पर उंगली उठाने वाले 1000 लोग खड़े होंगे। वे सच्चाई नहीं जानते क्या सच्चाई है, लेकिन उन्हें भी तो यही लगेगा ना कि तुम्हारे बच्चे नाजायज हैं, उनका बाप नहीं है कोई। किन किन को सफाई दोगी? ये रुद्र सिंह राठौर के बच्चे हैं। दुनिया वालों की नज़र में रुद्र सिंह राठौर अभी सिंगल है। विधि उन लोगों की बातें सुनकर एकदम शांति से जवाब देती है, आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? धनंजय जी बोलते हैं, यही कि तुम इस शादी को एक्सेप्ट करो। थोड़ी देर बाद सब नीचे हॉल में आते हैं। तभी विधि की नज़र तन्मय पर पड़ती है। वे इस टाइम शिवी को अपने गोद में लिए हुए स्टोरी सुना रहा था, उसे सुलाने के लिए। ये देखकर विधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वे बिना कुछ बोले अपने रूम में चली जाती है। सरिता जी बोलती हैं, तन्मय बेटा, ये तो सो गई है, लाओ मैं इसके रूम में सुला आती हूँ। तन्मय बोलता है, कोई बात नहीं आंटी,
मैं इसे खुद सुला दूंगा। अब बस रूम बता दो। सिवाय बोलता है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। और वे आगे आगे चलने लगता है। तन्मय वहां पहुंचकर सीवी को बड़े ही आराम से बेड पर सुलाकर उसको अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देता है। और जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है सिवाय ठीक उसके बगल में ही खड़ा है। तन्मय एक स्माइल के साथ बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? रात भर यहीं पर खड़े रहना है क्या छोटे चूजे? या फिर सोना भी है? सिवाय उसकी बातें सुनकर बहुत ही आराम से बोलता है, कहाँ जा रहा हूँ? सोने जा रहा हूँ अंकल। आप भी जाओ, थोड़ा सा आराम कर लो। सुबह से थक गए होगे काम करते करते। तन्मय सिवाय की बातें सुनकर एकदम से चौंक जाता है और फिर अपना एक हाथ उसके माथे पर रखकर बोलता है, तुम्हारा तबीयत तो ठीक है? कहीं फीवर वीवर तो नहीं हो गया है? जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, कहीं गलती से तुमने कुछ खा तो नहीं लिया है छोटे चूजे? तन्मय की बातें सुनकर सिवाय एकदम से चिढ़ जाता है और उसके हाथ को अपने माथे से हटा देता है और बोलता है, सच में कुछ लोगों को इज्जत हजम ही नहीं होती है। वे सिर्फ बेइज्जती करने के लिए ही बने होते हैं। ये बोलते हुए वे जाकर अपने बेड पर लेट जाता है और गुस्से से तन्मय को घूरने लगता है। तन्मय बोलता है, हाँ, अब आया ना तू अपने अवतार में। तुम मुझे ऐसे ही पसंद हो, थोड़ा गुस्से वाला सिवाय। और ऊपर से तुम मेरे ऊपर गुस्सा करते हो, लेकिन दिल ही दिल में मुझे प्यार करते हो। सिवाय अपना मुंह बनाते हुए बोलता है, एक बात पूछूं आपसे, बताएंगे? तन्मय एक ब्राइट स्माइल के साथ बोलता है, हाँ पूछो, जरूर बताऊंगा। सिवाय बोलता है, आप कितने शौक पाल रखे हैं? तन्मय बोलता है, मतलब क्या है तुम्हारा? सिवाय बोलता है, यही कि आपने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये आपका सपना है जो कभी भी पूरा नहीं होने वाला है। तन्मय बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरा सपना पूरा हो गया है? सिवाय बोलता है, मैं आपको बता दूं कि आपने कितनी बड़ी गलतफहमी पाल रखी है। तन्मय बोलता है, कोई बात नहीं छोटे चूजे, मैं गलतफहमी पाल करके बहुत खुश हूँ। तुम मुझे खुश रहने दो। ये बोलकर वे सिवाय को भी ब्लैंकेट से कवर कर देता है और उसके नोज पर लाइट किस करके चला जाता है। सिवाय उसके ऐसा करने से कुछ बोलता उसके पहले ही वे वहां से जा चुका होता है। फिर सिवाय अपने नोज को टच करने लगता है जहां पर तन्मय ने उसे किस किया होता है। फिर वे अपने मन में बोलता है, डैड ने मेरी मम को बहुत हर्ट किया है। प्लीज आप ऐसा मत करना, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते मैं आपके साथ क्या करूँगा। नीचे हॉल में तन्मय बोलता है, ठीक है भाभी, आंटी, मैं चलता हूँ, फिर कल आऊँगा मेहंदी के टाइम। सरिता जी बोलती हैं, किसने बोला कि तुम यहाँ से जा सकते हो? तन्मय बोलता है, मतलब मैं यहाँ से नहीं जा सकता? क्यों? मिहिका बोलती है, वे इसलिए मेरे प्यारे देवर जी कि अब आप मेरे देवर बाद में हैं, मेरे भैया पहले हैं। और मैं चाहती हूँ मेरा भाई मेरे शादी में हर टाइम मेरे पास मौजूद रहे। तन्मय बोलता है, यहाँ पर हर टाइम पर मौजूद होने का मतलब ये थोड़ी है कि मुझे यहीं पर रहना पड़ेगा। पर मैं बोल तो रहा हूँ, मैं हर टाइम पर यहाँ पर आ जाऊँगा। तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, किसी भी मौके पर। सरिता जी बोलती हैं, तुम्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं है। तुम यहीं पर रहने वाले हो, ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारी माँ का, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही मेरा रुद्र जिंदा है मेरे लिए। और ये बात मैं अपने रुद्र को बोल रही हूँ। तन्मय नौटंकी करते हुए बोलता है, ठीक है, फिर माते आपकी जैसी आ गया। अब क्या आप मुझे गेस्ट रूम बता देंगी ताकि मैं भी जाकर थोड़ा आराम कर लूँ? दादी माँ बोलती हैं, लेकिन तुम गेस्ट रूम में क्यों रहोगे? जब तुम्हारी बीबी यहाँ पर है तो तुम उसके रूम में जाओगे ना? तन्मय बोलता है, अरे मेरी प्यारी दादी माँ, आपको मैं सीक्रेट बताऊं? दादी माँ बोलती हैं, हाँ बताओ। तन्मय बोलता है, अरे मेरी वाइफ है ना, बहुत ही खतरनाक है। मुझे तो उसके अगल बगल भटकने से भी डर लगता है। क्या पता कि इस बात पर गुस्सा हो जाए और मेरा सर फोड़ दे। ये बोलकर वे हंसने लगता है। उसकी बातें सुनकर सारे लोग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है
और वे लोग भी हंसने लगते हैं। मिसिका बोलती है, मुझे लगता है ना तुम्हारी क्लास लगवानी जरूरी हो गई है। देखो तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि मेरी भाभी के पीठ पीछे तुम उनकी बुराई कर रहे हो। तन्मय बोलता है, अरे भाभी, अब आप क्यों मुझे भरी जवानी में मरवाना चाहती हो? मिसिका बोलती है, अभी वे आपको जान से थोड़ी मारेंगी, वे तो प्यार से मारेंगी ना। और आप भी तो उनसे बहुत प्यार करते हो ना, तो क्या मार नहीं खा सकते? तन्मय बोलता है, अरे हम तो उनसे इतना प्यार करते हैं कि उनके हाथों मर भी जाएं। मिसिका बोलती है, ठीक है फिर, ऊपर से साइड का तीसरा नंबर का कमरा है उनका, जाओ और अपनी बलि देकर आओ। तन्मय जैसे ही रूम में एंटर होता है, तभी विधि भी टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर आती है। उसको ऐसे देखकर तन्मय का गला सूखने लगता है और वे घूर घूर कर विधि को देखने लगता है। तभी विधि की नजरें भी तन्मय के नजरों से जा मिलती है और वे अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देती है। तन्मय जब विधि को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो मानो उसके दिल में बाहर आने को होता है। विधि चलकर तन्मय से 1 इंच की दूरी पर खड़ी हो जाती है और बोलती है, तुमने तो मुझे ऐसे देख लिया, तो तुम क्या चाहते हो कि और लोग भी मुझे इस हालत में देखें? तन्मय उसकी बातें सुनकर एकदम से हड़बड़ा जाता है और बोलता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं चाहता। विधि बोलती है, फिर अंदर आओ और गेट बंद करो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। तन्मय उसकी बातें मानकर बिल्कुल वैसे ही करता है जैसे वे बोलती है और फिर वे जाकर काउच पर बैठ जाता है। विधि थोड़ी देर में एक ब्लू कलर की नाइटी पहनकर आती है और शीशे के सामने जाकर नाइट क्रीम लगाने लगती है और फिर वे तन्मय की तरफ देखकर बोलती है, तुम क्या ऐसे ही बैठने वाले हो रात भर? तन्मय बोलता है, नहीं तो, मैं तो आराम करने के लिए गेस्ट रूम में जा रहा था, लेकिन सबने मुझे यहाँ पर भेज दिया। विधि बोलती है, क्यों, तुम्हें मेरे पास आने में प्रॉब्लम हो रही थी जो सबके बोलने पर आए हो? ऐसे नहीं आ रहे थे? तन्मय बोलता है, नहीं, मुझे तुम्हारे पास आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हाँ, शायद तुम्हें प्रॉब्लम होती है मेरे तुम्हारे पास होने से। विधि बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस उस दिन मुझे थोड़ा अजीब लगा था, इसलिए मैंने गुस्से में तुम्हें बोल दिया। अब तुम जाकर कपड़े चेंज कर लो और सो जाओ। फिर वे बोलती है, वैसे तुमने खाना खाया? तन्मय बोलता है, अभी तो नहीं। विधि बोलती है, ठीक है, तुम जाकर सो जाओ, कबर्ड के लेफ्ट साइड में कपड़े हैं तुम्हारे लिए, पहन लेना। तब तक मैं किसी से बोलकर यहीं पर खाना मंगवा लेती हूँ।